नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मैं तृप्ति माहौल, सहायक अध्यापिका सामाजिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर से। बच्चों, हम अपनी पिछली दो क्लासेस में भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख रहे थे। आज हम इसके अंतिम बिंदुओं को, जिसपे हम महामंदी और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, आज हम इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस कक्षा को। बच्चों, तो हम अपने अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने देखा कि 19वीं शताब्दी की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? औपनिवेशीकरण पे आधारित थी। एक और जहाँ व्यापार बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो औपनिवेशिक जनता थी उनके कष्टों में वृद्धि हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव किया था। ये हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे अर्थव्यवस्था बदल गई थी। युद्ध के उपरांत यानी युद्ध के बाद इंग्लैंड के स्थान पे अब कौन विश्व शक्ति बन गया था? वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र कौन बन गया था? अमेरिका बन गया था। लेकिन हमने कहा था, आप गौर कीजिएगा कि 1929 आते आते ऐसे कौन से परिवर्तन हुए कि दुनिया फिर से आर्थिक संकट में फंस गई, ऐसे संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने आज से पहले अनुभव नहीं किया था। तो चलिए आज ये चर्चा करते हैं इन तथ्यों पर। महामंदी, वो संकट कौन सा था? महामंदी। महामंदी क्या होता है बच्चों? जब उत्पादन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे महामंदी कहते हैं। और क्योंकि ये वैश्विक आधार पे हुई थी इसलिए इसे महामंदी कही गई थी। वैसे मंदी कहते हैं, वैश्विक स्तर पे हुई थी इसलिए इसे महामंदी कहा गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में और ये संकट 30 के दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, दशक तक यह बना रहा। इस दौरान दुनिया के जो ज़्यादातर हिस्से थे उनमें उत्पादन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, यानी कि हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का असर सब देशों पे एक जैसा नहीं हुआ था, लेकिन हुआ हर देश पे था। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा था कृषि के क्षेत्रों का। औद्योगिक उत्पादनों की तुलना में खेतीहर के जो उत्पादन थे, खेतीहर जो उत्पाद थे, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट बनी रही और ये बहुत लंबे समय तक बनी रही। ये एक चित्र है बच्चों अमेरिका का, जहाँ पे महामंदी के दौरान एक अप्रवासी मजदूर जो है वो बेघर बैठा हुआ है और भूखा बैठा हुआ है। अप्रवासी मतलब जो स्थानीय मजदूर होते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं, और जो बाहर जाकर काम करते हैं उन्हें प्रवासी मजदूर कहते हैं। यह आपने इस समय काफ़ी सुना होगा, कोरोना के समय की प्रवासी और प्रवासी। तो इस महामंदी के कारण क्या थे? इस महामंदी का पहला कारण था अधिक उत्पादन। बच्चों, विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी। युद्ध के समय मांग बढ़ गई थी चीज़ों की, क्योंकि उनकी खपत ज़्यादा हो रही थी इसलिए उनकी मांग बढ़ गई थी। लेकिन युद्ध के बाद भी जो देश थे उन्होंने अपना उत्पादन कम नहीं किया, लेकिन अब मांग जो थी वो कम हो गई थी। इस वजह से जो वस्तुएं थी उनका मूल्य गिर गया था। कृषि के क्षेत्र में ये अति उत्पादन की समस्या बनी हुई। इससे पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन बना हुआ था, क्योंकि अब हर जगह गेहूं की खेती होनी शुरू हो गई थी। इस वजह से वस्तु का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और कीमतें गिर गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि की उपज खेतों में ही पड़ी पड़ी सड़ने लगी थी। दूसरा कारण था ऋण, जो अमेरिका दे रहा था। हमने पढ़ा था अमेरिका अब क्या कर रहा था? कर्ज दाता देश बन गया था, कर्ज दे रहा था, ऋण दे रहा था। और 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से क्या किया था? कर्जे लेके अपने निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो ये देश भी और स्थानीय लोग भी अमेरिका का अपना कर्जा जुटा देते थे। लेकिन जैसे ही हालात खराब हुए, जो अमेरिका के उद्यमी थे उनके होश खराब हो गए, होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपना पैसा वापस भी तो लेना था। तो उन्होंने क्या किया? कर्जे देना बंद कर दिया। अब कर्जे अमेरिका नहीं दे रहा था। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, लेकिन साल भर के भीतर ही क्या हुआ? ये कर्जा केवल 1/4 रह गया। यानी कि अमेरिका ने ये जो लोन था, ये जो कर्ज था, वो देना बंद कर दिया था। इस वजह से अमेरिकी कर्जे पे जो देश निर्भर थे उनके सामने बहुत गहरा संकट आके खड़ा हो गया था। विश्व पर महामंदी का असर, विश्व पर महामंदी का क्या असर रहा? सारे देशों पर महामंदी का एक जैसा असर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हर देश पे इसका प्रभाव पड़ा था। जो अमेरिका की पूंजी थी, यानी कि अमेरिका का जो पैसा था, वो लौट जाने से पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा था। यूरोप के बैंक
धराशायी हो गए थे। मुद्रा की जो कीमत थी वो गिर गई थी। ब्रिटिश मुद्रा जो थी पौंड, उसकी कीमतों में भी क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। कृषि और कच्चे मालों की कीमतें भी अब लुढ़कने लगी थी, क्योंकि अब फैक्ट्रियों में उतने ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत नहीं थी। विश्व युद्ध के समय ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। तो क्या किया सरकारों ने, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयातित पदार्थ थे, यानी कि जो बाहर से आने वाले सामान थे, उस पर टैक्स, जो सीमा शुल्क था, कस्टम ड्यूटी थी, उसे बढ़ा दिया। कीमतों में कमी और मंदी को देखते हुए अमेरिकी जो बैंक थे, उन्होंने बाहर के कर्जे देने तो बंद कर ही दिए थे, घरेलू कर्जे भी देने बंद कर दिए। हम पढ़ रहे थे कि जो उपभोक्तावादी संपन्नता थी इस समय, यानी कि ज़्यादातर लोग जो सामान खरीद रहे थे कर्जे लेके खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अमेरिका ने ये अपने कर्जे, घरेलू कर्जे भी देने बंद कर दिए और अपनी जो पहले से कर्जे दिए हुए थे उनकी वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहे थे, परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गए और कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर बहुत सारे परिवार जो थे वो अब कर्जे चुकाने में नाकाम हो गए थे, यानी जो बैंक से उन्होंने कर्जा लिया हुआ था उन पे वो अब नहीं चुका सकते थे, लोग बेरोजगार हो गए थे। ये एक चित्र है 1938 का अमेरिका का, जिसमें आप देख रहे हैं लोग लाइन में खड़े हैं। ये किस चीज़ की लाइन है, ये सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता बांटा जाता है, ये उसकी लाइन में लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जब लोग लोन नहीं चुका पा रहे थे तो उनके मकान, कार और जो सारी चीज़ें उन्होंने लोन पे खरीदी थी, या उनके पास अब जो भी चीज़ें थी, उनको क्या कर लिया गया, कुर्क कर लिया गया। कुर्क का मतलब सरकार ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। बैंकों ने जो लोन दिया था, बैंकों ने उनकी ये चीज़ें ले ली फिर अपने लोन के बदले। उपभोक्तावादी जो संपन्नता थी यहीं पे धराशायी होके गिर गई, यानी कि ख़त्म हो गई। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई, बैंक दिवालिया हो गए, क्यों अब उनके पास पैसा बचा नहीं था। जो जिन्होंने उनके बैंकों में निवेश किया था उनका पैसा वो कहाँ से देते, इसलिए उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि अब हम पैसा नहीं चुका सकते। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्थिति उस समय कितनी खराब थी। और ये स्थिति कब तक चली, 1935 तक ये स्थिति चली थी। भारत और महामंदी, अब हम देखेंगे कि भारत पर महामंदी का क्या असर था। इस समय हमें पता है कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। औपनिवेशिक भारत में जो कृषि वस्तुओं का निर्यातक बन गया था और तैयार मालों का आयातक बन गया था। मतलब जो ब्रिटेन से बना हुआ सामान आ रहा था और यहाँ से कच्चा माल जाता था, ये हमने पढ़ चुके हैं। महामंदी ने इस व्यापार को भी प्रभावित किया। 1928 से लेकर 1934 के बीच के दशक में आयात निर्यात घट के आधे रह गए। 1928 से 1934 के बीच में भारत की जो गेहूं की कीमत थी वो 50% गिर गई थी, क्योंकि अब गेहूं पूरे विश्व में हर जगह उपजाया जा रहा था, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो अब गेहूं की कीमतें भी इस वजह से 50% गिर गई थी। महामंदी का किसानों और काश्तकारों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा, हम इस बात को देखते हैं। कृषि उत्पादन में बहुत तेज़ी से कीमतें गिरी, लेकिन सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। ये बंगाल के किसान हैं जो उस समय जूट का जो पटसन होता है वो उगाते थे, कच्चा पटसन जिसे कहते हैं वो उगाते थे। ये किस काम में आता था, टाट की बोरियां बनाई जाती थी। उद्योगों में सामान को पैक करने के लिए जो बोरियां बनाई जाती थी। लेकिन जब निर्यात बंद हुआ, काफ़ी उद्योगों में गिरावट आ गई, तो ये कच्चा माल जाना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से पटसन की जो कीमतें थी उनमें 60% से भी ज़्यादा की गिरावट आ गई। तो ये जो किसान थे जो पटसन उगाते थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उपज को बढ़ाने के लिए कर्जे लिए थे, लेकिन अब इन्हें अपनी उपज का मोल तो मिल नहीं पा रहा था, तो ये कर्जे नहीं चुका पाए, कर्ज में डूब गए। बचत इनकी ख़त्म हो गई। इनकी ज़मीन जो थी, सूदखोर जिनसे ये ब्याज पे पैसा लेते थे, उनके पास गिरवी पड़ी हुई थी। घर के जो भी जेवर गहने थे वो बिक चुके थे और सरकार ने करों में कोई छूट दी नहीं। इस वजह से जो ग्रामीण भाग था उसमें बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। एक आंदोलन कौन था उसमें से, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमें याद होगा कि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। नमक कर के खिलाफ खास तौर से ये था, आपको याद होगा बच्चों, हमने इससे पूर्व के अध्याय में ये पढ़ा था। शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा मंदी का।
आर्थिक मंदी का शहरों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनकी आय निश्चित थी। शहरों में रहने वाले लोगों की हालत कैसी रही? ठीक रही। इसका कारण क्या था कि शहरों में रहने वाले लोगों में मुख्य रूप से जमींदार थे और मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी थे, तो उनका वेतन निश्चित था। जमींदारों के अपने जो भाड़े थे ज़मीनों के वो भी निश्चित थे। अब हम देखते हैं जैसे इस समय कोरोना का संकट आया हुआ है, तो जो ये प्रवासी मजदूर हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जिनकी आय निश्चित नहीं है, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ना। इसी तरीके का उस समय भी जो महामंदी आई थी उसका किसानों पे, काश्तकारों पे ज़्यादा प्रभाव हुआ था। जो लोग वेतनभोगी थे उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, या जिनकी आय निश्चित थी उन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। अब हम देखते हैं कि बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक यानी कि 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध भी प्रथम विश्व युद्ध की तरह 2 बड़े खेमों में लड़ा गया था। एक गुट में कौन था? धुरी शक्तियां थी, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली थे, और दूसरा गुट था मित्र राष्ट्रों का, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी कि रूस, फ्रांस और अमेरिका थे। ये एक पूर्ण युद्ध था। पूर्ण युद्ध का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा युद्ध था जो जमीन, हवा और पानी, इसके अलावा और भी बहुत सारे असंख्य मोर्चों पे लड़ा गया, इसलिए हम इसे पूर्ण युद्ध कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में दिखाया है कि रूस पर हमला करती हुई जर्मन टुकड़ियां इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया था। इस जंग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। अप्रत्यक्ष रूप से हम क्यों कह रहे हैं, अभी हम इसको स्पष्ट करेंगे। आप भी सोचिए कि क्यों कह रहे होंगे। 1939 में वैश्विक जनसंख्या का, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 3% था, ये जो 6 करोड़ लोग मारे गए थे उसकी गणना बताई जा रही है। करोड़ों लोग इसमें घायल हुए थे। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मारे गए जो किसी मोर्चे पर नहीं लड़े थे, वही लोग थे अप्रत्यक्ष। इसका मतलब बच्चों यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था सीमाओं पर, लेकिन ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था। और जब नगरों पे बम फेंके जाते थे तो जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेते थे वो भी मारे जाते। तो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी मोर्चे पर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो लोग भी मारे गए थे, इसका यह मतलब है। यूरोप व एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी के कारण बर्बाद हो गए, जिसमें से हिरोशिमा और नागासाकी आपको याद होगा 1945 में जापान पर अमेरिका ने बम गिराए थे और ये 2 नगर जापान के पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। तो हालात इतने खराब हो गए थे कि इस पुनर्निर्माण में का काम जो था बहुत कठिन था और काफ़ी लंबा साबित होने वाला था। इस युद्ध में फिर से किसकी जीत हुई? मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। ये सोवियत संघ का एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इस महायुद्ध के पश्चात विश्व पटल पर 2 महाशक्तियां उभर के आई। ये कौन सी थी? विचार करिए ये कौन सी होंगी बच्चों। एक तो पहले से अमेरिका था ही, जो कि पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था, ये हम देख ही चुके हैं। दूसरा कौन था? दूसरा था सोवियत संघ यानी कि रूस। अब ये एक नई ताकत के रूप में एशिया महाद्वीप में रूस अब एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में उभर के आया था। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था को या जो खराब हो गई थी उसे वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए गए, अब हम देखते हैं। 2 महायुद्धों के बीच में जो आर्थिक अनुभव हुए थे, जो अर्थशास्त्रियों ने महसूस किए थे और राजनीतिज्ञों ने, उन्होंने 2 सबक निकाले। पहला सबक क्या था कि आर्थिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के, मतलब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है लेकिन जब तक उसका उपभोग नहीं होगा कायम नहीं रखा जा सकता। और व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि लोगों के पास जब तक पैसा नहीं होगा वो चीज़ें खरीदेंगे कैसे, तो आमदनी का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। आय स्थिर कब होगी? जब रोज़गार स्थिर होंगे, तो रोज़गारों का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। बाजार पूर्ण व स्थिर रोज़गारों की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बाज़ारों में जो गिरावट है या बढ़त है आती जाती रहती है। तो उन्होंने कहा ये स्थिरता कैसे हो सकती है? ये स्थिरता हो सकती है सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा। हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बृहत
जो उत्पादन है उससे औद्योगिक समाज के निर्माण हो जाता है, लेकिन उसकी खपत भी, उद्योग में बने हुए सामान की खपत ज़रूरी होती है। ये खपत कब हो सकती है? जब व्यक्ति की आय निश्चित हो। व्यक्ति की आय कब निश्चित हो सकती है? जब उसके रोजगार स्थिर हो। और रोजगार स्थिर कब हो सकते हैं? जब रोजगारों में सरकारी हस्तक्षेप हो। दूसरा सबक उन्होंने यह लिया कि बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध किस प्रकार होने चाहिए, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था थी। जब एक देश पे कोई प्रभाव पड़ता था तो उसका पूरा प्रभाव विश्व के हर देश पे पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की जो आवाजाही है, यानी कि जो आना जाना है, उस पर नियंत्रण रखने की ताकत होनी चाहिए। किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए रोजगार की स्थिरता, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो नोटिस किया गया कि रोजगार की स्थिरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार रखने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो एक प्रयास था ब्रेटन वुड्स संस्थान। क्या था ये? हम जानते हैं कि जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित जो जगह है न्यू हैम्पशायर, वहाँ पे ब्रेटन वुड्स नामक एक जगह है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे बच्चों। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था? इस मीटिंग का ये उद्देश्य था कि मौद्रिक एवं वित्तीय मसलों पर चर्चा करना था। चर्चा यह की गई कि सदस्य देशों के जो विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। इसका नाम आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अलावा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की, युद्ध के बाद फिर से निर्माण के लिए जो इतनी तबाही हो गई थी, पैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसका नाम है विश्व बैंक, का गठन किया गया। तो ये दो संस्थाओं का गठन किया गया था वुड्स व्यवस्था के द्वारा। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। इन दोनों का निर्माण इसलिए हुआ था कि युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण और विकास का काम है वो जल्दी जल्दी और शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से 1947 में काम करना शुरू कर दिया था। यह व्यवस्था जो थी वो निश्चित विनिमय पर आधारित थी। अब निश्चित विनिमय क्या होता है ये हम समझते हैं कि क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। इस व्यवस्था में जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बच्चों? रुपया, और अमेरिका की क्या थी? डॉलर। इनको एक निश्चित विनिमय दर से बांध दिया गया था, मतलब इनका जो रेट था वो फिक्स कर दिया गया था। $1 के रूप में कितने रुपए देने होंगे ये स्थिर था। जैसे मान लो $1 के रूप में अगर 50 रुपये देने हैं तो 50 ही रुपये देने होंगे, ये संख्या घट बढ़ नहीं सकती थी। डॉलर का मूल्य किससे बांधा गया था? सोने के मूल्य से बांधा गया था, मतलब सोने के मूल्य से तय होता था। $1 की कीमत 25 और सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, मतलब ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के बाद में प्रारंभिक जो वर्ष थे वो किस प्रकार के रहे, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी रही? ब्रेटन वुड्स संस्थान की जो व्यवस्था थी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए, एशिया में जापान के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। युद्ध के बाद 20 सालों में व्यापार बहुत ज़्यादा फैला और बेरोजगारी पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण आ गया। इतना नियंत्रण आ गया कि औद्योगिक देश जो थे वहाँ पे बेरोजगारी का जो औसतन प्रतिशत था वो 5% से भी ज़्यादा कम हो गया। ये समय कौन सा था बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें ध्यान रखने का कि ये वो समय था जब एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र हो रहे थे, यानी औपनिवेशिक ताकतें अब ख़त्म हो रही थी। ये देश जो थे वो अब स्वतंत्र हो रहे थे। तो विकासशील देश भी अब अपना विकास करना चाहते थे। तो विकासशील देशों ने अपने विकास के लिए तकनीकी जो संयंत्र थे, उपकरण थे, उन पे बेहिसाब पूंजी, बेहिसाब धन का निवेश करना शुरू कर दिया। NIEO का गठन, बच्चों हम देखेंगे ये NIEO क्या है और इसका गठन क्यों हुआ। तो हमने बताया कि ये वो समय था जब एशिया और अफ्रीका के देश क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए थे और अपना विकास करना चाहते थे। स्वाधीन होने के बाद भी अफ्रीका और एशिया के जो देश थे वो गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि लंबे औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई थी और चौपट हो गई थी। जो IMF और विश्व बैंक था उसका गठन किसने किया था? औद्योगिक देशों ने किया था।
और एशिया और अफ्रीका के देश गुलाम किसके थे? वह भी औद्योगिक देशों के थे। तो ये एक तरीके का मजाक था कि एशिया और अफ्रीका के जो औपनिवेशिक देश रहे थे उन्हें फिर से उन्हीं देशों के सामने हाथ फैलाना था जिनके वो अब तक गुलाम रहे थे। तो ये जो संस्थाएं थी ये औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका निर्माण किया गया था। इस पर वीटो राइट अमेरिका को मिला हुआ था। तो ये पूरी तरीके से जो विकासशील देश थे इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी। दूसरी बात एक ये थी कि ये जो औपनिवेशिकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं वो अपना नियंत्रण पूरी तरीके से जो गुलाम देश थे उन पे से हटाना नहीं चाहती थी। उनके जो संसाधन थे उनका उपयोग करना चाहती थी। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो विकासशील देश थे उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और अपनी एक नई संस्था का निर्माण किया, जिससे वो संगठित होकर जब वो कोई बात उठाते तो फिर उनकी सुनी जाती ना। ज़्यादा लोग कोई बात कहते हैं तो सुनी जाती है, इसलिए विकासशील देशों ने अपना एक संगठन बनाया। और उस समय इसमें 77 लोग थे। तो एक और संगठन बना था जिसका नाम है G77। इसमें 77 लोग थे इसलिए इसका नाम G77 रखा गया। NIO के लिए आवाज़ उठाई और G77 के रूप में वो संगठित हो गए। 77 लोग थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी, 77 देश थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे विकासशील देशों को अपने संसाधनों पे सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। अब मतलब ये देश खुद तय करेंगे कि उनके संसाधनों का दोहन किस प्रकार से किया जाएगा, कितना उन्हें पैसा मिलेगा, कहाँ वो निवेश करेंगे। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण। हमने देखा कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था अपनाई गई थी, लेकिन कोई भी व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, समय के साथ उसमें बदलाव किया जाता है। तो जब बच्चों 60 का दशक आया तब अमेरिकी जो डॉलर था, अमेरिकी जो मुद्रा थी, उसका जो सम्मान था वो कम हो गया। वो प्रधान मुद्रा के रूप में अब उसका उतना सम्मान नहीं रह गया। सोने की तुलना में डॉलर की जो कीमतें थी वो गिरने लगी थी। इसलिए जो स्थिर विनिमय दर थी, इस व्यवस्था को समाप्त करके जो वुड्स संस्थान में रखी गई थी स्थिर विनिमय दर, उसे समाप्त करके अब अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। तो क्या था स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर? थोड़ा सा बच्चे समझ लेते हैं इसको। क्या होता था कि स्थिर विनिमय दर में जब विनिमय की दर स्थिर होती थी, इसके नाम से ही पता चल रहा है, और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने का अधिकार किसको होता था? सरकार को होता था। मतलब सरकार इसमें हस्तक्षेप करती थी। हमने पहले ही पढ़ा कि सरकार का हस्तक्षेप अब ज़रूरी था, ऐसा उन्होंने सोचा था, ठीक है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से बाद में कारगर नहीं हुई तो नई व्यवस्था शुरू की गई जो कि अस्थिर विनिमय दर थी। अस्थिर विनिमय दर में क्या था कि यह जो विदेशी मुद्रा जो थी वो बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग आपूर्ति के आधार पे बिना सरकार के हस्तक्षेप के घटती बढ़ती रहती थी। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि स्थिर विनिमय दर में सरकारी हस्तक्षेप होता था और अस्थिर विनिमय दर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। औद्योगिक विश्व में बेरोजगारी की समस्या में भी फंसने लगा था। अब इस बेरोजगारी की समस्या को से उबरने के लिए जो औद्योगिक देश थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने 70 के दशक के आखिरी सालों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, आपने सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में भी हैं, भारत में भी हैं, अमेरिका के उत्पाद भारत में आके बिकते हैं। तो हमने सुना है ना बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। तो क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनियां? जब एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने के लिए कोई कंपनी लगाई जाती है तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। तो ये कौन से देशों में लगाती थी? क्योंकि अब बेरोजगारी थी तो ये ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी थी जहां पर इन्हें वेतन कम देना पड़ता था। तो ऐसे देश हमेशा से कौन से रहे हैं? एशिया के रहे हैं। बच्चों आपने नोटिस किया है कि आजकल ज़्यादातर सामान मेड इन चाइना के आ रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं चाइना में। क्यों लग रही हैं? क्योंकि इस समय चीन जो था, यहाँ पे क्रांति हुई थी, उसके बाद चीन की अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे जो तुलनात्मक रूप से जो वेतन था वो और देशों के मुकाबले कम था। विदेशी कंपनियों ने इसलिए जाकर चीन में वहाँ निवेश करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि ज़्यादातर जो टेलीविज़न है, मोबाइल हैं, खिलौने हैं, चीन के बने होते हैं या वहाँ के बने जैसे लगते हैं। पिछले 2 दशकों में अब भारत, चीन और ब्राज़ील फिर से एक नई और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ रहा है। और ये जो अर्थव्यवस्था में आए बदलाव हैं, इन्होंने दुनिया के जो आर्थिक भूगोल है इसको पूरी तरीके से फिर से बदल दिया है। तो हमें पता चल गया कि विभिन्न समय और परिस्थिति के साथ साथ वैश्वीकरण में, भूमंडलीकृत में
जो इनकी बनने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव आता रहता है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हमने क्या जाना, एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने प्राचीन काल से लेके अब तक की विश्व की सारी अर्थव्यवस्था को देखा, उसमें आए उतार चढ़ावों को, बदलावों को देखा। इस अध्याय के अंतर्गत हमने जाना कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना कई शताब्दियों से होने वाली प्रक्रिया रही है और समय के साथ साथ विश्व की जो केंद्रीय शक्तियां हैं उनमें परिवर्तन आता रहता है। ये हमने कैसे जाना, अमेरिका की कहानी को जाना, यूरोप की कहानी को जाना। पहले यूरोप शक्ति का केंद्र था, फिर कौन बना, फिर अमेरिका बना, और उससे भी प्राचीन समय में हमने देखा कि चीन था, फिर इंग्लैंड बना, फिर अमेरिका बना और फिर बाद में रूस भी उभर के आया। और अति राष्ट्रवाद और उपनिवेशकरण की जो होड़ थी उसकी वजह से 2 महायुद्धों का सामना भी करना पड़ा विश्व को। बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की जो होड़ होती है उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं होता है ना। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने यही जाना कि समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उसकी वजह से वैश्वीकरण में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन आता रहता है, अतः ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि अब विश्व के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से एक जगह पे आए हुए परिवर्तन को पूरे विश्व में महसूस किया जाता है। यही तो होता है ना वैश्वीकरण, है ना। और दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब किसी एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पे भी होता है, सामाजिक क्षेत्र पे भी होता है। हमने देखा कि किस प्रकार खान पान में, रहन सहन में भी परिवर्तन आए थे ना। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमें ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बच्चों, हम थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं। तो आप संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिएगा ब्रेटन वुड्स समझौते पर और G77 पर कि इनके क्या उद्देश्य थे और इनका गठन क्यों किया गया था। इसी के साथ मैं तृप्ति मोहर आप सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।